नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं अपने नए चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से कम 3 मार्क्स के या कभी कभी 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन और केस बेस तो फिक्स होता है कि इससे आना ही आना है। तो इस चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे और इस चैप्टर को हम एक वन शॉट सीरीज के अंदर कवर करेंगे। इसके कोई पार्ट नहीं रहेंगे, हम इसको एक वन शॉट में कवर करने वाले हैं। और वन शॉट का मतलब ये नहीं कि भगा कवर होगा, कुछ चीज आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि अभी चल रही है हमारी कॉन्सेप्ट की सीरीज, तो आराम से पढ़ा जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से छोटे से चैप्टर का, जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। देखो, और पहली बात, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चैनल अभी चल रहा है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। जो मैथ है उसके सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज जैसे ही खत्म होता है वैसे हम ला रहे हैं क्वेश्चन की सीरीज अभी। लेकिन फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन की सीरीज है वो चालू हो गई है। वो चालू कैसे हुई है? वो अभी आपके शॉर्ट वीडियो की तरह जा रही है, मतलब जितने चैप्टर की बन पा रही है हमसे वो बना रहे हैं हम, तो जाके जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। शुरुआत करते हैं। देखो, हमें पढ़ना है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। अब थोड़ा कुछ हमें बेसिक चीजें वाले जान लेनी है, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। देखो, एक होता है लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है? मान लो कि ये हमारे पास एक टावर है, ये हमारे पास एक क्या है? टावर है। ये हमारे पास एक टावर है और मान लो तुम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये मान लो तुम्हारी आई है, यहां तुम क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। अब देखना, तो तुम ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? इस टावर के टॉप पे एक स्टार लगा है, तो इस टावर के जो टॉप पे स्टार लगा है तुम अपने आई से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जो इस आई से तुम्हारे और इस टावर के बीच में एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म हो रही है, वो लाइन रियल नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। तो जो लाइन फॉर्म हो रही है इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ साइट। समझ गए? तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि आपके आई से जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हो उसको मिलाती है। ये आपकी आई थी और आपने ऑब्जर्व क्या किया? ये जो एक टावर पे स्टार रखा था, तो ये जो इमेजिनरी लाइन बन रही है इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट्स। अब देखो, तो ये होती है लाइन ऑफ साइट्स। अब अगला जो टर्म आता है वो होता है एंगल ऑफ एलिमिनेशन। अब एंगल ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है? देखो, जब आपके आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, समझना। मान लो मैं यहां पे हूं और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, वहां पे मान लो लाइट लगी है, तो उस लाइट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये जो लाइन हमसे उससे मिल रही है, जो हमारी आई से जो एक इमेजिनरी लाइन निकल रही है जो उससे उसके पास जाके मिल रही है, ये हो गई लाइन ऑफ साइट। अब मान लो, अब हमारे ये मत करना कि ये जो एंगल बन रहा है नीचे, नहीं, उस आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे लाइन की स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच जितना एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ एलिमिनेशन। यानी कि कभी कोई बच्चा क्या करते हैं, वो बॉडी को भी ले लेते हैं। मतलब बोल दिया कि एक आदमी खड़ा है, आदमी की हाइट 2 मीटर है, 2 मीटर है, वो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ऑब्जर्व कर रहा है तो वो पूरी इसकी हाइट लेते हैं। हाइट पूरी नहीं ली जाती, ये हम आगे आपको क्वेश्चन में समझाएंगे। आप जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम देखेंगे, जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम देखेंगे। तो ये जो जहां से ऑब्जर्वर की मान लो ये आई है, उस ऑब्जर्वर की आई से जो ये स्टार के बीच में लाइन फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और उसी ऑब्जर्वर से अगर उसी ऑब्जर्वर की आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे और वो उसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं भैया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिमिनेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं भाई। इसी जगह एक और कॉन्सेप्ट है इसी डायग्राम में, उसको भी समझ लेते हैं, जो कि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो,
अब इसमें क्या होगा वो समझते हैं। तो आपने समझ लिया कि एंगल ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अब मान लो ये एक ऑब्जर्वर की आई है जो कि ए है, और यहां पे ऊपर से भी एक लोग ऑब्जर्व कर रही है आपको यार, ये है बी। अब मान लो ये आपकी आशिका है भाई, तो जब तुम नीचे से उनको ऊपर देखिए, अब ऊपर क्यों देख रहे हो, मान लो उनकी क्लासेस ऊपर चलती हैं, आपकी क्लासेस नीचे चलती हैं, आप देखोगे लंच में भाई, जरूर देखिए ना, तो मानोगे नहीं भाई। जब आप नीचे से उनको ऊपर देख रहे हो तो आपके जो बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन समझ रहे हो, वर्ड से समझ आ रहा है, एलिमिनेशन उठा हुआ। और डिप्रेशन में जब डिप्रेस होते हो आप तो नीचे गिरने लगते भाई, चक्कर कराने लगते, मतलब नीचे गिर रहे हो, तो नीचे मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एलिमिनेशन मतलब उठा हुआ। तो जब आप ताक रहे हो और आपके बीच में जो एंगल बन रहा है वो होगा एंगल ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ ताकेंगी, जो उनके बीच में एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो बना ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिमिनेशन है। आप ऐसे ताक रहे हो भैया, आपके आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी गई और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिमिनेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भैया आपने बताया कि जो नीचे ताक रही है तो जो उनके बीच एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हम इसको भी बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं, इनसे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो आपकी आशिका है उनके आई से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये इमेजिनरी है, ड्रॉ नहीं करना है, ये इमेजिनरी है। और इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइड जो ये वाली लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये लर्न कर लेना कि एंगल ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, आपकी आशिकी की कहानी से मैंने इसको बता दिया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हम क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलेस पढ़े थे उसमें से कौन से फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, यानी कौन से फॉर्मूले ऐसे जो यूज कर लेंगे तो हमारे सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। देखिए अब देखते हैं कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, जो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, और जो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है। तो हमने ट्रिक पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पहला किसके लिए था, साइन के लिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, साइन थीटा। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यही तीन फॉर्मूले आपको पूरे चैप्टर में लेके चलने हैं, और इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा। एक क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं। चलो अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब वर्टिकली बोलने वाला समझ रहे हो, मान लो अगर ये हमारे पास टावर है, अगर ये बोल रहा है कि ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड है और ये वर्टिकली यानी यहाँ पे कितना डिग्री फॉर्म रहा है, 90 डिग्री। और हमेशा याद रखना कि या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस दोनों चैप्टर में हमेशा राइट एंगल पे ही क्वेश्चन होंगे और राइट एंगल ही फॉर्म होगा, वो किसी भी तरह से होगा लेकिन होगा राइट एंगल। तो यहाँ पे ये जो टावर है ये वर्टिकली है ग्राउंड से फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच, मान लो कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लो यही पॉइंट है ए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। यही वर्ड ध्यान रखना, अगर वो फुट से बोल रहा है तो मतलब यहां से इस टावर, ये टावर है ना, ये टावर है, टावर का ये फुट है मतलब जहां पैर है, यहां से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना भैया, वो है 15 मीटर। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे ध्यान नहीं देते, वो इसी को 15 मान लेते हैं, यहाँ बोला नहीं था फुट, कभी बोलते हैं यहाँ पर टॉप, तो ये ध्यान रखना, टॉप से बोल रहा है तो ये वाला लेंथ बोल रहा है वो, अगर यहां से बोल रहा है फुट से तो ये वाला लेंथ इज ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिमिनेशन, यानी एंगल ऑफ एलिमिनेशन कौन फॉर्म होगा, एंगल ऑफ एलिमिनेशन यहां पे बनेगा। अब यहां पे क्यों बनेगा, देखो द एंगल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी जो एंगल ऑफ एलिमिनेशन फॉर्म हो रहा है टॉप ऑफ द टावर पर, तो यानी यही ना फॉर्म हो रहा है, यही ना फॉर्म हो रहा है एंगल इस टॉप ऑफ द टावर के लिए, इस टावर के टॉप के लिए कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, यही एंगल फॉर्म हो रहा है ना, और वो कितना है 60 डिग्री है। बस
क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो चीज चाहिए, इसके अलावा क्वेश्चन को देखेंगे भी नहीं। हमें एक एंगल चाहिए और हमें एक लेंथ चाहिए, बस सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, हमें इस टावर की लेंथ निकालनी है। अब हमें बताना, अब कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे इन तीनों में से, ये हम कैसे पता करेंगे। देखो साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी ये परपेंडिकुलर है तो हमें परपेंडिकुलर तो चाहिए, लेकिन हम हाइपोटेन्यूज मिला ही नहीं, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक गिवन होना चाहिए। एंगल तो गिवन है, थीटा मतलब क्या 60 डिग्री तो गिवन है, लेकिन हमें इसमें से कुछ गिवन चाहिए। अब देखो cos थीटा के लिए देख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें तो हाइपोटेन्यूज जरूरत नहीं है, हमें बता रहा है जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। अब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस काम बन गया, हमें एक एंगल मिल गया, तो हम फॉर्मूला कब लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह रख देंगे भैया, थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे, 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए छोड़ देंगे, और बेस क्या हमारे पास है, बेस है 15। अब हमने आपसे एक चीज कही थी कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज है वो लर्न कर लेना, तो tan 60 की वैल्यू क्या है याद है आपको, चलिए बताओ क्या है, √3, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे tan 60 की, √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 15, या 15 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 15√3, और यूनिट लगाना मत भूलना मीटर, ये आ गया इस टावर का लेंथ। तो ऐसे मत छोड़ देना, लिखना the length of tower, the length of tower is 15√3 मीटर। चैप्टर पूरा खत्म है भाई, कुछ भी नहीं बचा है, एक दो क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया और करा दे रहे हैं जहां पे डाउट हो सकते हैं, और ये 3 फॉर्मूला लर्न कर लेना और टेबल लर्न कर लेना, और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, और किसी तरह का भी क्वेश्चन कर लेना, बस समझने की देर है आपको, ठीक है। चलो एक थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं, चलो अब हम देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिमिनेशन का हमने समझ लिया था, अब हम समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस को। आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि ये मान लो एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है और रोड के नीचे ये पुल बना है, ठीक है, ये कोई किसी तरह का पुल था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कुछ ऐसे पुल था शायद, क्या दो ऐसे पुल था, तो वो बोल रहा है कि मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये बीच में क्या जा रही है, रिवर जा रही है, ये बीच में क्या जा रही है, रिवर, तो रिवर के जो एक एंड पॉइंट है मान लो A, और रिवर का एक एंड पॉइंट मान लो B, तो अगर एक व्यक्ति है जो यहां पे इस पुल पे खड़ा है और इस पुल से जब A को ऑब्जर्व कर रहा है, हमने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, नीचे देखना, तो पुल से वो रिवर को देख रहा है, रिवर के एक कोने को फिर दूसरे कोने को देख रहा है, तो जब वो एक कोने को देख रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री हो रहा है, एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन जब बी कोने को देख रहा है तो वो हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है। तो पूछा है कि बताओ तो इस नदी की चौड़ाई कितनी होगी, इस नदी का विड्थ कितना होगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आपने पैरेलल लाइन में चीज पढ़ी होगी कि अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है, यानी जो जेड बनता है, तो ये कैसे होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से होता है, और ऐसे भी जेड बनता है, एक ऐसे जेड बनता है, एक पूरा सही वाला जेड बनता है, और एक ऐसे भी जेड बनता है, यानी ये वाला एंगल इस वाला एंगल इक्वल। अब बताओ ये मान लो ये पुल है और ये रिवर है, रिवर नहीं है, मतलब जो ए से बी पॉइंट्स को हम जो मिला रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये पुल भी एक स्ट्रेट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल्स हो गए, तो ये दोनों जो पैरेलल्स हो गए और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल 30 है, तो क्या ये भी एंगल 30 होगा, हाँ भैया, कैसे मतलब जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी 30, अब ये 45, तो मैंने बताया एक उल्टा जेड बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, मैंने गलत बना दिया था, ऐसे बन सकता है, जैसे अभी यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा जेड बन जा रहा है, जेड बनना चाहिए, किसी भी तरह से जेड बनना चाहिए, तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब आसान हो गया भाई, देखो अगर हम पहले इस एंगल से इतना लेंथ निकाल लें, इतना, और फिर इस एंगल से हम इतना लेंथ निकाल लें, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हमारे पास पूरी रिवर का लेंथ नहीं आ जाएगा,
विड्थ नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भैया। तो लगाते हैं। तो देखो हमें निकालना क्या है, ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और नीचे वाला होता है बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो किस में मिलता है? टेन थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। अब थीटा की पहले हम 30 दे देंगे, तो टेन थर्टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमें गिवन है, जो रिवर्ट से उस पुल के बीच का डिस्टेंस वो 3 मीटर है, तो 3 अपॉन में बेस हमें निकालना है। अब 1030 क्या होता है भाई? 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन बेस। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेस इज इक्वल टू 3 रूट 3, ये बेस हो गया। तो अभी बस हमारे पास कितना बेस निकलना है? अब फिर एक बार हम लगाएंगे 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 1 होता है, परपेंडिकुलर फिर वही चीज है 3 ही है, अपॉन बेस, यानी बी आ गया हमारे पास 3 मीटर। तो यहां से 3 मीटर आ गया बेस, और यहां से 3 अंडर रूट 3 मीटर आ गया। इतना आ गया हमारे पास 3 अंडर रूट 3, और यहाँ पे आ गया 3। इन दोनों को ऐड कर देंगे, रिवर का आ जाएगा। तो रिवर की लेंथ क्या आ जाएगी? 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर जो है वो विड्थ है रिवर की। तो इसी प्रकार से हमारा एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर खत्म हुआ है। देखो आप आराम से कर लोगे, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना, दिक्कत होगी तो मैं बताना, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उसमें हम सारे बड़े बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इतना आपको बता दिया गया कि आप एनसीईआरटी, आरडी, आरएस तो लगा सकते हो। बहुत एक ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे जो आपसे फंस सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना वो 3 फॉर्मूले पे है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अभी यहाँ पे जितने भी लगे सब में टेन थीटा लगा है। तो भैया आप साइन थीटा कब लगेगा? जब बोल देगा ये वाली लेंथ निकालने के लिए, जहां हाइपोटेन्यूस जरूरत पड़ जाएगी, तो वहां साइन लगा लेंगे हम, और वहां कॉस भी लगा सकते हैं। तो साइन के लिए क्या होगा? तो साइन के लिए हमें परपेंडिकुलर गिवन होना चाहिए, और कॉस के लिए हमें बेस गिवन होना चाहिए, तो हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा एक छोटा सा एकदम चैप्टर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड था वो खत्म हुआ है। 3 फॉर्मूले रट लेना, फिर से मैं बोल रहा हूं टेबल जरूर लर्न करना, क्वेश्चन जरूर आएंगे उससे। कोई भी टॉपिक छूटा होगा उसको हम शॉर्ट वीडियो की तरह से कवर कर लेंगे। ऐसे इसमें तो कोई नहीं छूटा है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ने कमेंट किया कि 2 टॉपिक छूट गया, एक टॉपिक छूट गया, उसको मैं करवा लूंगा। और यहाँ पे ये चैप्टर पूरा बढ़िया समझ होता है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट हो जरूर पूछना। बाय बाय।